चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक लेंगे, जिसमें लोकसभा प्रत्याशियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। तो बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस की ये बैठक है और कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत भी होगी। ऑनलाइन लेंगे कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक। मध्य प्रदेश के 27 लोकसभा प्रत्याशियों को बैठक में जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव परिणाम से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एमपी कांग्रेस की बैठक लेंगे, जिसमें लोकसभा प्रत्याशियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन ये बैठक होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के 27 लोकसभा प्रत्याशी शामिल होंगे और इन सभी प्रत्याशियों को बैठक में जुड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो 27 लोकसभा प्रत्याशियों को बैठक में जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक लेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। संवाददाता विवेक तिवारी जुड़ गए हैं। विवेक, आज एमपी कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक लेंगे, क्या इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है? बिल्कुल, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस प्रत्याशियों की एक बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं और 10:30 बजे यह बैठक शुरू होगी। यह बैठक ऑनलाइन होनी है और इसमें सभी लोकसभा के प्रत्याशी कांग्रेस के जुड़ेंगे। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की सभी सीटों के प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी जुड़ेंगे, जिसमें 27 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों को जुड़ना है, जिनमें से 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं हैं। उसमें इंदौर और खजुराहो लोकसभा सीट है। तो 27 लोकसभा के प्रत्याशी जुड़ेंगे, जिनका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो 4 जून को मतगणना होनी है उसको लेकर इसमें एक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जानकारी दी जाएगी और कांग्रेस उन तमाम बारीकियों को भी ध्यान दे रही है जो मतगणना के लिए ज़रूरी होती हैं। हालांकि जिस तरह के कल एग्जिट पोल आए उससे कांग्रेस निराश जरूर हुई होगी, क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस फिर भी पूरी तरोताज़ा होकर मतगणना की तैयारी में जुड़ी हुई है। और मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट हैं, जो उनमें से 27 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के जहां प्रत्याशी उनका प्रशिक्षण होना है और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन तमाम बारीकियों को लेकर आज 10:30 बजे ऑनलाइन यह पूरी बैठक होगी, जिसमें देश के पूरे प्रत्याशी जुड़ेंगे और उसमें मध्य प्रदेश की सभी 27 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी को जुड़ना है। बिल्कुल, बस कुछ ही देर बाद इस बैठक की शुरुआत भी होने वाली है विवेक, और देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। तो बस कुछ ही देर बाद एमपी कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होगी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 से 11 सीटें मिलते हुई नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल सामने आने के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दावा किया कि 4 जून को आने वाले रिजल्ट में 11 की 11 सीटें बीजेपी के पक्ष में होंगी। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। तो बता दें, छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं, एग्जिट पोल में लोकसभा चुनाव में नजर आ रहा है कि 11 की 11 सीटें यानी कि 10 में से 11 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को, और इसको लेकर बड़ा दावा भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रायपुर आईआईएम में छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम मंत्रियों की पाठशाला दूसरे दिन भी आयोजित की गई। यहाँ जमावड़ा देश के बड़े बड़े प्रोफेशनल्स का भी लगा है। दूसरे दिन क्लासरूम में क्या कुछ सिखाया गया है मंत्रियों को, दिखाते हैं आपको। गुड गवर्नेंस की दिशा में मंत्रियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम का दूसरा दिन। योग के साथ दूसरे दिन की शुरुआत हुई। कृषि, सामाजिक, मीडिया, सुशासन के विषय में चर्चा भी हुई। आईआईएम रायपुर में छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में देश भर के स्पेशल विशेषज्ञ भी बुलाए गए हैं। हर दिन एक नए विषयों पर मंत्रियों के ज्ञानवर्धन और आ रही चुनौतियों और समाधान के विषय में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में चर्चा हो रही है। दूसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ में तमाम मंत्रियों ने सुबह योगाभ्यास करते हुए शरीर को कैसे फिट रखा जाए इस पर चर्चा की, जिसके बाद चिंतन का दौर शुरू हुआ और सबसे पहले सुशासन के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण के विषय में टीपी सिंह, निदेशक BISAG का व्याख्यान हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं कि मंत्रियों की पाठशाला का यह दूसरा दिन आखिर कैसा रहा। दरअसल सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक सबका योग हुआ। उसके बाद 9:30 से 10:20 तक सुशासन के लिए प्रौद्योगिकी एवं डेटा विश्लेषण के विषय में चर्चा हुई। उसके बाद सुबह 10:30 से 11:20 तक
सुशासन से रूपांतरण, शासन सुधार एवं अभिसरण के माध्यम से परिवर्तन पर चर्चा की गई। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:20 तक कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में चर्चा हुई, जिसके बाद दोपहर 12:20 से लेकर दोपहर 1:10 तक सामाजिक क्षेत्र शिक्षा में चर्चा की गई। दोपहर 2 बजे से दोपहर 2:50 बजे तक लोक सेवा से लोक कल्याण लोक सेवा में नेतृत्व में चर्चा की गई। दोपहर 3:10 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक संचार एवं मीडिया प्रबंधन के विषय में चर्चा हुई। फिर दोपहर 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जन कल्याण से सर्वोदय जीवन को आसान बनाने की दिशा में चर्चा की गई। और छत्तीसगढ़ में तो पूरी सीट 11 की 11 दे ही रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाते कई प्रदेशों में हमारा जाना हुआ तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण था। तो आज अगर एग्जिट पोल में एनडीए का बढ़त दिखा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जहां एक और छत्तीसगढ़ के विकास संबंधी कई बुनियादी बिंदुओं को समझने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है, तो वहीं सकारात्मक चर्चा भी हो रही है और दूसरी ओर कांग्रेस इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बता रही है। कांग्रेस के आरोपों पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पलटवार किया है। ट्रेनिंग जिसे भारतीय जनता पार्टी ने चिंतन शिविर नाम दिया है, यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। भले ही छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन देश में अभी अंतिम चरण का मतदान कल होना है और मतगणना 4 तारीख होना है। तब तक पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा कोई आयोजन किया जा रहा है और केंद्र सरकार के उपक्रम भी इस आयोजन में शामिल है, तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आदमी विकास से लेकर के सरकार के विकास तक के ऊपर चर्चा करें तो उसमें कांग्रेस को हर चीज़ में टांग अड़ाने की आदत आ गई क्या? जनता बोल रही है, अब तो किसको छोड़ा जी। कांग्रेस पार्टी कभी मीडिया के ऊपर आरोप लगाती है, कभी मैनेजमेंट के ऊपर आरोप लगाती है, कभी ईवीएम पे आरोप लगाती है। कांग्रेस सिर्फ तथ्यहीन आरोप लगाने की आदत बन चुकी है। 2 दिनों की चिंतन शिविर में देश भर के विशेषज्ञों ने मंत्रियों को खूब ट्रेनिंग दी है, लेकिन देखना यह होगा कि ट्रेनिंग का कितना लाभ मंत्री अपने कामकाज में ले पाते हैं। स्टार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुप्रसिद्ध भस्म आरती की बुकिंग व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सुगम और सुचारू बनाने के लिए नई व्यवस्था 1 जून से लागू कर दी गई है, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर श्री महाकालेश्वर मंदिर की वेबसाइट पर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए 9153 श्रद्धालुओं की भस्म आरती की रिक्वेस्ट स्वीकृत की गई है। तो बाबा महाकाल के भक्त ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से दिव्य भस्म आरती की बुकिंग करवाते हैं, लेकिन कई बार भक्तों को परमिशन भी नहीं मिल पाती। इसलिए महाकाल प्रबंध समिति ने भस्म आरती 3D एनिमेशन के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, जिसके जरिए देश भर से आने वाले श्रद्धालु भस्म आरती को अपनी आंखों से निहार सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की दिव्य अलौकिक भस्म आरती में अगर किसी श्रद्धालु को परमिशन नहीं मिलती है तो वो चिंता न करें। महाकाल प्रबंध समिति और VR 3D कंपनी के द्वारा यहाँ पर भस्म आरती के लाइव दर्शन कराए जाते हैं। जो लाखों भक्त आते हैं, आस्था लेकर आते हैं बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती देखने के लिए, उनके लिए ये अलग ही अंदाज नज़र आया है। 3D के माध्यम से बाबा महाकाल के दिव्य अलग दर्शन तो होते ही हैं, साथ ही जो दिव्य अलौकिक भस्म आरती होती है उसका भी अनुभव यहाँ पर प्राप्त होता है। कई श्रद्धालु आते हैं जो भक्ति में लीन नज़र आते हैं, आस्था में लीन नज़र आते हैं, और ऐसा ही नज़ारा उज्जैन के VR 3D कंपनी यहाँ पर लेकर आई है। और ये श्रद्धालु हैं जो बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती में शामिल नहीं हो सके तो यहाँ आकर भस्म आरती का आनंद ले रहे हैं। वो आनंद से सराबोर होकर बाबा महाकाल के ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। लगभग कितने का खर्च आता है, किस प्रकार भक्तों को दिखाया जाता है, हमारे साथ इस समय यहाँ के जो GM है उनसे भी बात करते हैं। कहीं ना कहीं अलग जगाने का काम 3D एनिमेशन के द्वारा भस्म आरती का दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर, जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और भस्म आरती की टिकट नहीं पा पाते हैं, उन लोगों के लिए हमने ये सुविधा चालू करी है, जिसमें कि वो भस्म आरती का महत्व जान सकें कि क्या महत्व है इस भस्म आरती करने का, यहाँ पे कैसे भस्म आरती यहाँ पे होती है। सर, एक आज से तो निःशुल्क VR 3D के माध्यम से भस्म आरती का आनंद उत्सव के साथ दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे?
जी, लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की व्यवस्था, सीटिंग व्यवस्था होती है, सीमित मात्रा में होती है। कई यात्री जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, उसी के लिए VR की व्यवस्था की गई है। और अभी ये तो निःशुल्क उज्जैन वालों से की गई है, अपना आधार कार्ड दिखाएं और निःशुल्क बाबा की आरती कराएं। आपने तो दिव्य अलौकिक दर्शन हुए 3D के माध्यम से, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया था, पहली बार था मेरे लिए, बट इतने करीब से देख पाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या क्या देखने को मिला? भस्म आरती देखी मैंने, कुंड देखा, स्नान देखा, पूरा ग्रह देखा, गर्भगृह देखा मैंने, शिवलिंग के दर्शन किए, इतने पास से किए, बहुत अच्छा लगा। सर, साक्षात बाबा महाकाल के दरबार के दिव्य दर्शन कभी सोचा नहीं था कि इतने ऐसे दर्शन कर पाऊंगा मैं। बिल्कुल कभी सोचा नहीं था कि इतनी पास में जाकर बाबा महाकाल को निहार सकूंगा। बाबा महाकाल की दिव्य भस्मी जब रमती है बाबा महाकाल के ऊपर, तब उसको मैं कैसे देख सकूंगा। तो ये भक्त आते हैं और 3D एनिमेशन के माध्यम से जब भस्म आरती देखते हैं तो कुछ यादें अपने दिलों में बसा कर ले जाते हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 से 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जिसके बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दावा किया है कि 4 जून को आने वाले रिजल्ट में सभी सीटें बीजेपी के पक्ष में होंगी। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। एग्जिट पोल आ गया है और उसमें छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 से 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हैं। छत्तीसगढ़ की अगर पहले बात करें तो 10 से 11 सीटें। 10 से 11 मत बोलिए भैया, 11 में 11 सीटें भाजपा की आने वाली। उसके कारण है भाई, आपसे मैं कह रहा हूँ, भाजपा नीति सरकार को पहले बार में, दूसरे बार में और दोनों बार में बढ़त हुई। इस बार फिर से अधिक वोट मिल रहा है, अधिक सीट मिल रहा है। वही ट्रेंड छत्तीसगढ़ में। उसके बाद इस बार और सब पूरे देश में बढ़ रहा है, तो यहाँ भी बढ़ रहा है। और विष्णुदेव जी की सरकार पर भी माताओं बहनों का अगाध विश्वास है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खूब परिश्रम किया है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा को आएगी। चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज उतारे गए हैं। जो हाल विधानसभा में हुआ, क्या वही हाल लोकसभा में भी हो सकता है? इसको मुझे लगता है कि इसको उन्होंने अपनी रणनीति मानी होगी बड़े लोगों को उतारने की। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि जनता ने कहा कि अभी अभी इनको नकारा है, इनकी कार्यशैली को नकारा है, भ्रष्टाचार को नकारा है। अभी फिर सामने है। अगर उन्होंने कोई दूसरा व्यक्ति उतारा होता तो एक बार जनता और सोचती। 400 पार का आप लोगों ने नारा दिया था, लेकिन जो एग्जिट पोल आया उसमें 400 नहीं पहुंच पा रहा है, 350 से लेकर 375 तक। 400 लक्ष्य के साथ काम किए हैं, अभी भी उम्मीद है। और 395 भी आता है तो 395 है भैया। तो ये डिप्टी सीएम विजय शर्मा हमारे साथ थे, जो बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और देश में अगर 395 सीटें भी बीजेपी को आती है तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़। मुरैना के बरेही गांव में ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर 40 फीट गहरे कुएं में उतरकर पानी भर रहे हैं। कुएं में पानी कम होने से ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके चलते ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के एवज में ग्राम पंचायत प्रशासन शुल्क ले रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। तो पानी के लिए लोग जान हथेली पर डाल रहे हैं और 40 फीट गहरे कुएं में पानी के लिए उतर रहे हैं। ग्रामीणों से पंचायत प्रशासन शुल्क ले रहा है और गंदा पानी पीने से ग्रामीण बीमार भी हो रहे हैं। क्या समस्या है तुम्हारे वहाँ? हमारी समस्या ये सर के पानी की परेशानी है। पानी कुआं में मिट्टी है, मिट्टी में ऐसा मचा पानी आता है, बातें बच्चा बच्ची परेशान होते हैं। अच्छा, क्या हो रहा है? बीमार होते हैं। अच्छा, और जो सरपंच टैंकर भेज रहा है क्या? टैंकर भेज रहा है सर, एक ड्राम के 50 रुपए में। अच्छा, तो एक ड्राम भरते तो 50 रुपए लेता है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मनोज उपाध्याय जुड़ गए हैं। मनोज, पीने का पानी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से उनसे शुल्क भी ली जा रही है। क्या अभी तक ये मामला संज्ञान में आया, कोई कार्रवाई इस पर की गई? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सबलगढ़ पंचायत के सबलगढ़ ब्लॉक के बेरखेड़ा पंचायत के बरोई गांव का ये पूरा मामला है, जहां भीषण गर्मी में 40 से 43 डिग्री टेम्परेचर है। वहीं ग्रामीण पानी पीने के लिए परेशान है और 1 किलोमीटर दूर से एक 40 फीट गहरे कुएं में धंसकर वो गंदा पानी निकाल रहे हैं, उसे छानकर वो पीने के लिए मजबूर है। वहाँ सरपंच के द्वारा जो पानी सप्लाई की जा रही है उनसे पैसा वसूल किया जा रहा है।
जब यह मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया तो जिला प्रशासन का कहना है कि वहाँ पेयजल स्रोत पहले से है, उससे पानी सप्लाई हो रहा है, जबकि ग्रामीणों से बात की तो साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पानी के लिए जीवन से वो संघर्ष कर रहे हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। 40 फीट गहरे कुएं में धंसकर वो पानी पीने के लिए मजबूर है। और वहीं प्रशासन कह रहा है कि जल्द से जल्द पीएचई से बात हो गई है, वहाँ पानी जल की व्यवस्था करवाएंगे और टैंकर हाल फिलहाल जो बिल्कुल अब देखना होगा कि ग्रामीणों की समस्या को कब तक सुलझाया जाता है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जानकारी के लिए। और इधर नारायणपुर में एक बार फिर नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है, जहां नक्सलियों ने मोबाइल टावर को अपना निशाना बनाया। टावर में आग लगने की वजह से वायरिंग पूरी तरह से जल गई। दुर्मी गांव में देर रात की यह घटना बताई जा रही है। वहीं एसपी प्रभात कुमार ने इस घटना की पुष्टि की है। तो नक्सलियों ने मोबाइल टावर को अपना निशाना बनाया और आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। एक बार फिर से नक्सलियों की ये करतूत सामने आई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने तक प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन बढ़ चुकी है और ऐसे में कई दावे कई वादे लोकसभा प्रत्याशी कर रहे हैं। तो वहीं इसी बीच बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया ने खुद की जीत का 100% दावा किया। यही नहीं, अनिल फिरोजिया का कहना है कि जीत तो मैं गया हूं, बस मुझे पुराने रिकॉर्ड तोड़कर ज्यादा से ज्यादा मतों से जीतना है। अब देखना यह होगा कि सांसद अनिल फिरोजिया के दावों की कितनी सच्चाई साबित होती है। हमारे साथ इस समय खुद बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया जी हैं। वो कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका विस्तार में स्वागत है। 4 तारीख का कितना इंतजार? धन्यवाद, जय महाकाल। और एक बात और मैं बता दूं, दिल की धड़कनें बिल्कुल नहीं बढ़ी हुई है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। और उसका कॉन्फिडेंस का कारण भी है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, जनता जनार्दन और मोदी जी के आशीर्वाद द्वारा जो विकास कार्य हुए उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में, जो माननीय मोदी जी ने आशीर्वाद दिया है, उन कार्यों को लेकर मैं पूरा आश्वस्त हूँ। और जनता के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है, बाबा महाकाल पे विश्वास है। और बाबा महाकाल का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी और अनिल फिरोजिया के साथ तो है ही, और जनता का आशीर्वाद भी है। इसलिए मैं तो पूर्ण आत्मविश्वास से सरोवर हूँ कि इस बार हम पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। बिल्कुल पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। बात करें कांग्रेस की जो प्रत्याशी है, उनसे आपका सामना विधानसभा में भी हुआ था। उनका दावा है कि इस बार अनिल फिरोजिया वापस हारने वाले हैं, उसको लेकर क्या? उनका तो एक ही काम है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो और नौटंकी करो। तो ये तो 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। छप्पड़ फाड़ के 500 पारी करा देना, ऐसा लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का कहना है। और इन्होंने ये भी कहा है कि दिल की धड़कनें मेरी नहीं बढ़ी हैं, क्योंकि दिल की धड़कनों पर तो काबू किया जा सकता है, लेकिन जनता का जो आशीर्वाद है, सनातन धर्म का जो आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है, इसीलिए जीत तो हमारी सुनिश्चित हो ही चुकी है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। अब खबर है बलरामपुर से, जहां के रामानुजगंज में होटल के पास एक हाथी पहुंच गया। हाथी के आने से आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से हाथी रात में इस इलाके में घूम रहे हैं। हैरानी की बात है कि हाथियों के आने की वजह से नेशनल हाईवे 343 पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है, लेकिन वन विभाग को हाथी के मूवमेंट की कोई जानकारी नहीं है। पूरा मामला रामानुजगंज वन परिक्षेत्र का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आसमान से आग बरस रही है। तापमान में वृद्धि के साथ साथ लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जानकारी दी है कि जून में बारिश की संभावना बनी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल तो लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। तापमान कल और आज में बड़ी अंतर नहीं होगा, थोड़ा गिरावट आएगा जरूर, क्योंकि अभी जो तापमान की स्थिति है वो सडन चेंज होने वाला नहीं है। और हल्की बारिश अवश्य होगी दक्षिण छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसमें तापमान में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो हल्की बारिश की स्थिति यानी आपका ये उड़ीसा बॉर्डर और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में ये हल्की बारिश की संभावना मानसून आते तक जारी रहेगी। और जब तक कि व्यापक एरिया लेके पानी नहीं गिरता है, तब तक तापमान से राहत नहीं मिलेगी।
राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है, लेकिन निवाड़ी, सिंगरौली, छतरपुर, रीवा, सतना समेत 10 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी हीट वेव जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 1-2 दिन में धीरे धीरे पूरे प्रदेश में बारिश शुरू होगी। इसके बाद तापमान में और भी गिरावट आएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में कल बारिश हुई, लेकिन अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां हीट वेव बनी हुई है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या मौसम का पूर्वानुमान अब लग रहा है, क्योंकि कल बारिश होने के बाद कितना टेम्परेचर डाउन है? अभी पिछला देखेंगे लगभग अपना ये सीधी सिंगरौली, रीवा, नौगांव तक जो हीट वेव की स्थिति बनी है, जहाँ टेम्परेचर 46 से लेकर 47 तक हैंगे। लेकिन बाकी जो प्रदेश की बात करेंगे तो उस जगह पे मौसम में बदलाव आ चुका है। देखेंगे अपने साउथ एमपी जो लगा हुआ साउथ ईस्ट एमपी है, यहाँ पे बादलों की आवाजाही बनी हुई है, मॉइस्चर आ रहा है, इसकी वजह से बारिश की स्थिति बन रही है। और इसी जगह में देखेंगे पिछले 24 घंटों में ग्वालियर, चंबल, छतरपुर, खंडवा, खरगोन में कहीं कहीं छुटपुट बारिश, भोपाल में बारिश हुई है। अगले 24 घंटों का पूर्वानुमान की बात करें तो आप देख सकते हैं इस जो साउथ में लगे हुए जो हैंगे वहाँ पे बारिश की और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और वैसे ही जो अपना सीधी सिंगरौली, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी ऊपर का पोर्शन है, वहाँ पे हीट वेव की स्थिति अभी बनी हुई है, जो 1-2 दिन बनी रहेगी। तो अभी क्योंकि हीट वेव के कुछ जिले अभी भी आ रहे हैं, खासकर रीवा, सतना का एरिया, इसके आगे आने वाले समय में कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे बारिश होने की अभी संभावना है? हाँ, बारिश की स्थिति जैसे देख सकते हैं, ये ग्रीन मैप में बताया गया लगभग पूरा जो साउथ एमपी है और अपना विदिशा, भोपाल, सागर, दमोह, कटनी ये एरिया, और ऊपर देखिए भिंड, मुरैना में भी है बारिश के चांसेस हैं। तो बारिश के बाद तापमान जिस तरह कम हुआ है, तो आने वाले समय में भी तापमान में गिरावट देखी जाएगी? एब्सोल्युटली, जब बारिश लगातार ये 3 दिन तक ऐसी बनी रहेगी तो तापमान में गिरावट आ जाएगी और लू की स्थिति भी लगभग खत्म हो जाएगी प्रदेश से। पूरी तरह से प्रदेश में अभी तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन जो अपने ग्वालियर, रीवा, सीधी सिंगरौली की साइड तो अभी 3 दिन तक और बनी रहेगी इस टाइप से। बाकी प्रदेश में राहत है। तो यानी कि प्रदेश में धीरे धीरे अब बारिश जैसे ही शुरू हो रही है तो हीट वेव का खतरा कम होगा और बारिश के साथ तापमान में भी गिरावट आएगी। कैमरा पर्सन के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज़।